नमस्कार। आज हम भारत की जनगणना यानी सेंसस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास कुछ जानकारियां हैं, कुछ आंकड़े हैं, तो कोशिश रहेगी कि जो जरूरी बातें हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। बिल्कुल। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो खास तौर पर बहुत काम की हो सकती है चर्चा। हाँ, ये बात तो है। जनगणना के आंकड़े मतलब वो देश की नब्ज की तरह होते हैं। सामाजिक और जनसंख्या का पूरा ढांचा समझने में मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। जी। अच्छा, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि ये जनगणना का इतिहास क्या है भारत में, कब शुरू हुआ ये सब? देखिए, लोगों की गिनती का कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है। मौर्य वंश के समय में भी इसका जिक्र मिलता है। हाँ, वो तो सुना है। लेकिन अगर एक व्यवस्थित तरीके से देखें तो 1830 में ढाका शहर में, जो तब डक्का कहलाता था, वहां हेनरी वॉल्टर ने पहली जनगणना करवाई थी। अच्छा, 1830 में? हाँ। और इसीलिए कुछ लोग उन्हें भारतीय जनगणना का जनक भी कह देते हैं। दिलचस्प। पर ये तो एक शहर की बात हुई। पूरे देश के लेवल पर कब कोशिश हुई? पूरे देश के लिए जो पहली कोशिश हुई वो 1872 में हुई, लॉर्ड मेयो के समय। लेकिन उसमें एक दिक्कत थी। क्या? वो एक साथ नहीं हुई थी पूरे देश में, मतलब गैर समकालिक थी, अलग अलग टाइम पर हुई। अच्छा, तो फिर एक साथ कब हुई? पहली बार जो पूरे देश में एक ही समय पर जनगणना हुई, जिसे हम समकालिक या सिंक्रोनस कहते हैं, वो 1881 में हुई थी, डब्ल्यूसी प्लूडेन के नेतृत्व में। 1881, ठीक है। यानी तब से ये सिलसिला चल रहा है। हाँ, लगभग। वैसे दुनिया में सबसे पहले स्वीडन ने की थी जनगणना 1749 में। अच्छा, स्वीडन ने। फिर भारत में ये हर 10 साल पर होती है ना? कौन करवाता है ये इतना बड़ा काम? हाँ, ये हर 10 साल पर होती है, ये एक परंपरा बन गई है। हालांकि मजे की बात यह है कि जो जनगणना अधिनियम है 1948 का, वो इसे हर 10 साल में अनिवार्य नहीं बनाता। अहे, ये तो मुझे नहीं पता था। जी, पर ये काम गृह मंत्रालय के अधीन एक ऑफिस है, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, वो करवाता है। गृह मंत्रालय के अंडर। और संविधान में भी इसका कोई जिक्र है? हाँ, बिल्कुल। संविधान का अनुच्छेद 246 कहता है कि जनगणना संघ सूची का विषय है, मतलब केंद्र सरकार का विषय। ठीक है। अच्छा, भारत की आबादी को लेकर कुछ मोटे-मोटे तथ्य जो मतलब एकदम बेसिक हों। हाँ, 2-3 बातें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि दुनिया की करीब 17.5% आबादी भारत में रहती है। 17.5%? जी, जबकि हमारे पास जमीन दुनिया की सिर्फ 2.4% है, तो आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व कितना ज्यादा है। हाँ, ये तो है। और एक जरूरी अपडेट ये है कि जनसंख्या स्थिरता का जो लक्ष्य पहले 2045 रखा गया था, उसे अब बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। ओह, काफी आगे खिसका दिया। मतलब आबादी अभी भी तेजी से बढ़ रही है? बढ़ तो रही है, पर वृद्धि दर धीमी हुई है, लेकिन शायद उतनी तेजी से नहीं जितनी उम्मीद थी, इसीलिए लक्ष्य को आगे बढ़ाया गया है। अच्छा, ये जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार क्या हमेशा एक जैसी रही है या इसमें कुछ चरण रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे हम कुछ चरणों में बांट सकते हैं। जैसे 1901 से 1921 का जो दौर था, वो लगभग स्थिरता का था, बहुत धीमी ग्रोथ थी। 1901 से 1921? हाँ, और खास तौर पर 1921 का साल बहुत महत्वपूर्ण है। उसे महान जनसांख्यिकीय विभाजक वर्ष या डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं। विभाजक वर्ष क्यों? क्योंकि उससे ठीक पहले वाले दशक में, यानी 1911 से 1921 के बीच, भारत की जनसंख्या असल में घटी थी, नकारात्मक वृद्धि हुई थी। उसके बाद से जनसंख्या लगातार बढ़ी है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। तो 1921 के बाद क्या हुआ? 1921 से 1951 तक वृद्धि स्थिर रही, मतलब बढ़ी, पर एक नियमित रफ्तार से। ठीक। फिर आया 1951 से 1981 का दौर। ये था तीव्र उच्च वृद्धि का काल, जिसे हम आम भाषा में जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। हाँ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बिल्कुल। और 1981 के बाद भी वृद्धि दर ऊंची तो रही, लेकिन उसमें गिरावट के साफ संकेत दिखने लगे थे, मतलब थोड़ी धीमी होने लगी थी। 2011 की जनगणना? जी, 2011 की जनगणना ये आजाद भारत की 7वीं जनगणना थी, और अगर शुरू से गिने तो 15वीं। ओके। इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? सीएम चंद्रमौली, और इसका एक आदर्श वाक्य, एक नारा भी था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। और इसमें कितने सवाल पूछे गए थे लोगों से?
इसमें कुल 29 सवाल थे। 29 सवाल। और नतीजे क्या रहे? कुल आबादी कितनी निकली? 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 1.21 अरब दर्ज की गई। 121 करोड़। हाँ जी। और 2001 से 2011 के दशक में देखें तो आबादी में 17.7% की वृद्धि हुई। 17.7%। और पुरुषों महिलाओं का अनुपात? पुरुषों का हिस्सा थोड़ा ज्यादा था, करीब 51.54% और महिलाएं 48.46%। ठीक है। अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर आते हैं। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सवाल बनते हैं। कुछ खास बातें। हाँ, कुछ मुख्य आंकड़े जो अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार। और सबसे कम? सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में। ओके। फिर आता है जनसंख्या घनत्व। सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सिर्फ 17? बहुत कम है ये तो। हाँ, और सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर, मतलब 10 साल में सबसे तेज आबादी कहाँ बढ़ी, तो वो था मेघालय। मेघालय। और कहीं घटी भी थी क्या? हाँ, नागालैंड। वहां नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई, मतलब आबादी कम हुई। अच्छा। नागालैंड में। और शहरी ग्रामीण आबादी? राज्यों में सबसे ज्यादा शहरी आबादी का प्रतिशत गोवा में मिला, करीब 62%। और सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाला राज्य? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों में? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो दिल्ली में है, और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। और जिले के स्तर पर? सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला ठाणे, महाराष्ट्र में, और शहर मुंबई। सबसे कम आबादी वाला जिला अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी। दिबांग घाटी। ठीक है। ये तो हो गए 2011 के कुछ अहम आंकड़े। अब आगे देखते हैं 2021 की जनगणना का क्या प्लान था। हाँ, 2021 की जनगणना बहुत खास होने वाली थी। ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होनी थी। डिजिटल मतलब सब ऑनलाइन? हाँ, काफी कुछ। इसमें लोगों को खुद से अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने का विकल्प, यानी सेल्फ एन्यूमरेशन, भी दिया जाना था। ये 1872 से शुरू हुई परंपरा में 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना होती। लेकिन ये समय पर हो नहीं पाई है ना? नहीं, दुर्भाग्य से कोविड-19 महामारी आ गई और उसकी वजह से ये पूरी प्रक्रिया बाधित हो गई और समय पर नहीं हो सकी। तो मतलब ये पहली बार हुआ है कि जनगणना लेट हुई? हाँ, भारत के लगभग 150 साल के जनगणना इतिहास में ये पहली बार है कि जनगणना अपने तय समय पर नहीं हो पाई। तो ये थी भारत की जनगणना से जुड़ी कुछ अहम बातें, उसका इतिहास, कैसे आबादी बढ़ी, और 2011 के कुछ खास आंकड़े जो परीक्षाओं के लिहाज से भी अहम हैं। जी। ये आंकड़े सिर्फ इम्तिहानों के लिए नहीं, बल्कि देश कैसे चल रहा है, नीतियां कैसे बन रही हैं, ये समझने के लिए भी बहुत जरूरी हैं। संक्षेप में कहें तो ये देश के विकास की योजना का आधार है। बिल्कुल सही कहा। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि जब भविष्य में जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, तो उससे आंकड़े इकट्ठे करने और उनका विश्लेषण करने का तरीका कैसे बदलेगा। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल यहीं छोड़ जाते हैं। सोचिए, एक पूरी तरह से डिजिटल जनगणना प्रक्रिया के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं और उसके सामने क्या चुनौतियां आ सकती हैं। नमस्कार। आज हम भारत की 2011 की जनगणना के कुछ ज़रूरी आंकड़ों पर बात करेंगे। मतलब जो जानकारी है हमारे पास, उसमें साक्षरता, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और कुछ आर्थिक चीज़ें भी हैं। कोशिश यही रहेगी कि इन आंकड़ों के पीछे जो अहम बातें हैं उन्हें समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये आंकड़े आप देखें तो भारत की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर का एक अहम हिस्सा दिखाते हैं। देखते हैं कि 2011 की जनगणना क्या कहती है। तो सबसे पहले साक्षरता, लिटरेसी रेट 2011 में ये बढ़कर 74% हो गई थी। हाँ, जो 2001 में 64.8% थी। तो बढ़त तो साफ है। बिल्कुल। लेकिन इसमें भी पुरुषों की दर 82.14% और महिलाओं की 65.46%। मतलब अंतर अभी भी काफी बड़ा है। हाँ, ये अंतर है और चिंता की बात भी है। हालांकि ओवरऑल प्रोग्रेस हुई है। आप सोचिए, 1947 में तो सिर्फ 12% थी साक्षरता दर। सिर्फ 12%। हाँ, और 2011 में राज्यों में देखें तो केरल और मिजोरम ये लगभग 91% से ऊपर थे, सबसे आगे। अच्छा। और सबसे कम में बिहार था, राजस्थान भी पीछे था।
केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे ऊपर और दादरा व नगर हवेली सबसे नीचे। और अगर हम बिल्कुल जमीनी स्तर पर मतलब जिलों के लेवल पर जाएं तो वहां क्या स्थिति थी? हाँ, जिलों में भी बहुत फर्क था। जैसे मिजोरम का सिरचिप जिला है, आइजोल है, ये देश के सबसे साक्षर जिलों में गिने गए। अच्छा। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला या उत्तर प्रदेश का संभल शहर, ये सबसे कम साक्षरता वाले इलाकों में थे। और एक बात याद रखनी चाहिए कि ये जो साक्षरता का आंकड़ा है, ये 7 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के आधार पर होता है। सही कहा। अच्छा, साक्षरता के बाद देखते हैं कि लोग कहाँ कितने बसे हैं। हाँ। मतलब जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। 2001 में 325 लोग थे प्रति वर्ग किलोमीटर। हाँ, और 2011 में ये बढ़कर 382 हो गया। तो घनत्व बढ़ रहा है। बिल्कुल, शहरीकरण बढ़ रहा है, आबादी का दबाव है, और ये हर जगह एक जैसा नहीं है। राज्यों में बिहार और पश्चिम बंगाल, यहाँ घनत्व बहुत ज्यादा है। बिहार सबसे ज्यादा। हाँ, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। सोचिए, सिर्फ 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। सिर्फ 17, बहुत बड़ा अंतर है ना? और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो दिल्ली 11,320 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। 11,000? बाप रे, राजधानी पर कितना बोझ है। बिल्कुल, और सबसे कम अंडमान निकोबार में। जिलों में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का घनत्व सबसे ज्यादा था। ठीक है, अब एक और जरूरी चीज, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। हाँ, ये 2001 में 933 था, तो सुधार तो हुआ है। हाँ, सुधार है, पर अभी भी 1000 से कम है। सही कहा, सुधार है पर शायद उतना तेज नहीं। राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल का रहा, 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ये बहुत अच्छा संकेत है। हाँ, ये तो 1000 से भी ज्यादा है। बिल्कुल, और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी आगे था। जिला स्तर पर भी पुडुचेरी का माहे जिला, और शहर के लेवल पर केरल का कोझिकोड शहर, यहाँ लिंगानुपात सबसे अच्छा था। और सिक्के का दूसरा पहलू, मतलब सबसे कम कहाँ था? सबसे कम, और ये चिंता की बात है, हरियाणा में सिर्फ 879। 879? हाँ, काफी कम है। हाँ, केंद्र शासित प्रदेशों में दमन व दीव, और जिला स्तर पर दमन जिला। शहरों में देखें तो महाराष्ट्र का भिवंडी शहर, यहाँ लिंगानुपात सबसे कम पाया गया। ये आंकड़े दिखाते हैं कि समाज में लैंगिक असमानता अभी भी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ आर्थिक पहलुओं और वर्गीकरण की बात करते हैं। जी। जैसे गरीबी रेखा को लेकर भी अलग-अलग अनुमान थे। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से तय होता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ कितनों तक पहुंचेगा। जी। जैसे रंगराजन समिति थी 2014 की, उन्होंने शहरों के लिए करीब 1407 रुपए प्रति महीना और गांवों के लिए 972 रुपए प्रति महीना तय किया था प्रति व्यक्ति। अच्छा। जबकि तेंदुलकर समिति ने थोड़े कम आंकड़े दिए थे, शहरों के लिए 1000 रुपए और गांवों के लिए 816 रुपए। तो ये अलग अलग अनुमान दिखाते हैं कि गरीबी को मापना भी अपने आप में एक जटिल मुद्दा है। वैसे 2011 के आंकड़ों के हिसाब से बिहार में गरीबी दर करीब 33.74% थी। और इसी जनगणना के आसपास, मतलब 2010 में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) भी बना था। हाँ, बिल्कुल, 2010 में पहली बार NPR तैयार हुआ था। ये एक तरह से देश के सभी निवासियों का एक डेटाबेस बनाने की तरफ कदम था। और आर्थिक जनगणना की बात करें, जो देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखती है। हाँ, वो तो काफी पहले शुरू हो गई थी। हाँ, उसकी शुरुआत 1977 में हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है ऐसे, और 2011 वाली जनगणना के समय तक शायद 6 हो चुकी थी, 7वीं उसके बाद हुई। ठीक है। और देखिए, 2011 की जनगणना ने शहरों और कस्बों को उनकी आबादी के हिसाब से भी बांटा था। जैसे क्लास 1 शहर, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग हों, और ऐसी क्लास 6 तक, जहां 5000 से कम लोग हों। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन भी हुआ था। हाँ, और इसमें कोलकाता देश का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर था। एक और बहुत अहम बात जो इन आंकड़ों से जुड़ती है, वो है भारत की युवा आबादी। हाँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो बात होती है। बिल्कुल, भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। अनुमान था कि 2020 में औसत भारतीय की उम्र सिर्फ 29 साल होगी। सिर्फ 29? हाँ, और एक छोटा सा फैक्ट, 1981 में असम में जनगणना नहीं हुई थी, कुछ कारणों से। अच्छा, तो हमने देखा कि कैसे 2011 की ये आंकड़े कई चीजें बताते हैं। साक्षरता बढ़ी है, लेकिन लैंगिक अंतर अभी भी है। जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, खासकर कुछ इलाकों में। लिंगानुपात में धीरे धीरे सुधार है, और आर्थिक स्थिति को मापने के भी अलग-अलग पैमाने हैं। सही कहा, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये भारत कैसे बदल रहा है उसकी कहानी कहते हैं।
और नीतियां बनाने के लिए, भविष्य की योजना बनाने के लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे कि हमने बात की, भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, औसत उम्र भी काफी कम है। तो ये जो हमारी अपार युवा शक्ति है, इसका हमारे देश के भविष्य पर, विकास की संभावनाओं पर और समाज पर क्या असर पड़ेगा, खासकर जब हम जनगणना के इन आंकड़ों के साथ इसे जोड़कर देखते हैं।